मुझे होश आया तो मैं बर्निंग वार्ड के बेड पर पड़ी हुई थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मैं बहुत तकलीफ में थी। सामने मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद जब मेरे होश संभले तो मैंने देखा मेरे सामने एक लेडी डॉक्टर और एक पुलिस वाला खड़ा था। डॉक्टर पुलिस से कह रही थी, इसकी हालत ऐसी नहीं है कि ये कोई बयान दे सके, इसके लिए आपको 2 दिन रुकना होगा। पुलिस वाले ने कहा, लेकिन अगर ये उस वक्त तक मर गई तो? डॉक्टर ने कहा, मुझे यकीन है कल शाम तक इसकी हालत अच्छी हो जाएगी। वैसे ये बहुत बुरी तरह जली है, इसके जिसमें सिर्फ इसका चेहरा और पैर ही सुरक्षित रहे हैं। मुझे तो इसके बच जाने पर हैरत है, मगर अब ये सरवाइव कर चुकी है, अलबत्ता बहुत तकलीफ में है। डॉक्टर ने पुलिस वाले से कहा, वैसे आपका क्या ख्याल है, इसे किसने जलाया है? पुलिस ने कहा, यही तो मैं मालूम करना चाहता हूँ। वैसे इसके घर वालों का कहना है कि इसने खुदकुशी की कोशिश की है। डॉक्टर ने कहा, खुदकुशी और इतनी भयानक अंदाज में शायद मौत इतनी तकलीफदेह ना हो जितनी जलने की ये तकलीफ होती है। फिर वो दोनों बात करते हुए बाहर निकल गए। अब मैं दोनों आंखें खोले लेटी हुई थी, मेरी निगाहें छत पर जमी हुई थी। दिल में पड़े छालों की तकलीफ ने मेरे जिस्म में लगी आग पर काबू पा लिया था। मेरी आंखों के सामने मेरी गुजरी जिंदगी की फिल्म चल पड़ी थी। मुझे ये तो नहीं मालूम कि मेरी पैदाइश पर मेरी माँ को कितना अफसोस हुआ था, मगर बाद में खुद माँ से गालियाँ और कोसने सुनने के बाद मुझे पता चल गया था कि उसे मेरे पैदा होने की कोई खुशी नहीं हुई थी, और खुशी होती भी कैसे। मेरे बाप ने मेरी पैदाइश से पहले माँ से बेटे की फरमाइश जो कर दी थी। मेरे बाप का कहना था कि उनके खानदान में पहलौटी की औलाद हमेशा बेटा ही हुआ करता था, मगर उसके बावजूद मैं पैदा हो गई थी। कहा तो जाता है कि ये सब कुछ खुदा के हाथ में है, मगर कहने के बावजूद भी हकीकत को कितने लोग मानते हैं, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। अब्बा के ख्याल में उसके खानदान की रिवायत तोड़ने की जिम्मेदार मैं थी, इसलिए मेरे पैदा होते ही खुद मेरे बाप ने मुझ पर अपनी औलाद ना होने का लेबल लगा दिया था। माँ के लिए ये सिचुएशन जाहिर है अच्छी नहीं थी, वो क्योंकि अब्बा को झुठला नहीं सकती थी, इसलिए उसने ये तय कर लिया था कि ये सब मेरी नहुसत है। मेरे आने पर मिठाई वगैरह तो क्या बट्टी, बल्कि कई दिनों तक बस्ती वाले हमारे घर से लड़ने झगड़ने की आवाज सुनते रहे। अब्बा ने माँ से कह दिया था कि अगली औलाद बेटा ही होना चाहिए, वरना वो अम्मा को घर से निकालकर बाहर कर देगा। अब पता नहीं ये उसके अल्टीमेटम का असर था या कुदरत को माँ पर रहम आ गया था कि अगले साल माँ ने वाकई बेटे को जन्म दिया था। अब्बा ने उसका नाम बड़े चाव से अकरम रखा। उसके बाद लगातार 3 बेटों की पैदाइश ने अब्बा को खुश कर दिया था। ऐसा नहीं था कि हमारा ताल्लुक किसी बहुत खाते पीते घराने से हो जहां जायदाद और कारोबार संभालने के लिए बेटों और वारिस की जरूरत हो। अब्बा रद्दी पेपर का काम करता था। सुबह सवेरे वो अपना थैला लेकर जाया करता, गली गली आवाज लगाकर जितना सामान जमा होता उन्हें बेचकर घर वापस आ जाता। ऐसे घर की गाड़ी चलती थी। घर में बच्चों की बढ़ती हुई तादाद की वजह से और फिर कुछ महंगाई की बिना पर रोज रोज तंगी बढ़ती जा रही थी। मैं सबसे बड़ी थी और फिर लड़की थी, इस तरह इसका मुझ पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था। अब्बा तो खैर मुझसे जरूरत से ज्यादा बात ही नहीं करता था। खेलने और बातें करने के लिए उसके पास उसके 4 लाडले जो मौजूद थे। मेरी माँ कभी धमकियों की जबान में बात करती तो कभी पास बिठा लिया करती। मैं 5 साल की थी जब माँ ने करीब के एक बड़े बंगले में काम पर जाना शुरू किया। अब्बा पहले तो विरोध करता रहा, फिर मजबूरन तैयार हो गया। इस तरह 5 साल की उम्र में मैं खेल नहीं सकती थी। मैं असलम को कमर पर लिए सलीम, नसीम और अकरम को संभालती रहती। अगर वो खेल रहे होते तब भी मैं उनके खेल में दखल नहीं देती थी। एक तो माँ का डर था, फिर अकरम मुझे बहुत मारा भी करता था। माँ तो उस पर वारी जाती थी और अब्बा भी ये कहकर उसको शय देता कि शेर है मेरा बेटा। माँ सुबह 9 बजे चली जाया करती और 12 बजे तक लौट आती। वापसी पर वो कोठी से खाना भी लाया करती थी, जिसे हम सब मिलकर खा लिया करते। उन दिनों शायद अपनी छोटी सी उम्र में मुझे पहली बार कई चीज खाने का मौका मिला था, मगर उसूल ये था कि पहले माँ अब्बा के लिए कुछ अलग करके रख देती, फिर भाइयों को देकर खुद लेती और सबसे आखिर में मुझे देती थी। उन्हीं दिनों वो वाकया पेश आया जो तमाम उम्र मेरे दिमाग पर छाया रहा था। माँ काम पर गई हुई थी। पड़ोस वाली जमीला खाला की बेटी मुझसे मिलने आई थी। जमीला खाला भी किसी के घर में काम किया करती थी। उस रोज वो रजिया के लिए एक पुरानी गुड़िया लेकर आई थी और रजिया वही गुड़िया मुझे दिखाने लाई थी। मैंने जिंदगी में कभी गुड़िया को करीब से नहीं देखा था। वो गुड़िया पुरानी सही, मगर थी बहुत सुंदर। मैं उसे देखकर खुश हो गई थी। कितनी ही देर मैं उसे हाथ में लेकर उस पर हाथ फिरती रही। मुझे होश उस वक्त आया जब माँ ने एक जोरदार लात मेरी पीठ पर मारी और कहा, मनहूस यहाँ खड़ी खेल रही है और भाइयों की कोई फिक्र नहीं है।
ये देख असलम नाली में गिर पड़ा था। कितनी जोर की चोट आई है उसे। मैंने कहा था कि घर का ख्याल रखना, फिर तू यहाँ क्यों मरी है। उसने मुझे बालों से पकड़कर खींच लिया था। मैं अचानक हमले पर घबरा गई थी, ऊपर से थप्पड़ और फिर बालों की तकलीफ ने मुझे दोहरा सा कर दिया था। मैंने कहा, माँ मैं ये गुड़िया देख रही थी, अभी मैं तुझे गुड़िया दिखाती हूँ। माँ ने गजबनाक होकर कहा। सामने चूल्हा जल रहा था। हमारे घर में गैस तो क्या, तेल का चूल्हा भी नहीं था। हम लकड़ियों पर ही खाना पकाया करते थे। माँ ने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर अचानक मेरे पेट पर लगा दी थी। मैं तड़प कर रह गई थी। तकलीफ से मेरे मुंह से चीख निकल रही थी। यूं लग रहा था जैसे मेरे पेट में आग सी लग गई हो। माँ गरज कर बोली, अब कभी अपने भाइयों को छोड़ा या इधर उधर हुई तो इस लकड़ी से जलाकर मार डालूंगी। मेरी आवाज सुनकर जमीला खाला आ गई और माँ से कहने लगी, क्या मार ही डालेगी बच्ची को, ये क्या किया तूने। वो मेरी हालत देखकर हैरान रह गई। तू माँ है या डायन। माँ ने कहा, क्या बताऊं खाला, नाक में दम कर दिया है इस मनहूस ने। अब देखो ये यहाँ खेल में पड़ी है और वहाँ छोटा नाली में गिर पड़ा, सारा हाथ छील गया उसका। जमीला खाला ने कहा, अरे तो इसकी उम्र भी अभी कौन सी इतनी है। फिर खाला मुझे गोद में लेकर हल्दी लगाने लगी और बोली, देख तो बच्ची कैसे तड़प रही है। उनके कहने पर माँ मेरे करीब आ गई। फिर मेरे आंसू पूछते हुए कहा, क्या करूं खाला, दिन भर काम में उलझ जाती हूँ जी, वैसे ही अच्छा नहीं रहता, बस गाड़ी खींच रही हूँ किसी तरह। इस बार माँ की आंखों में भी पानी था। छोटे की चोट देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। फिर ये भी डर था कि उनका बाप मेरी हड्डी तोड़ डालेगा। खाला ने कहा, और तूने इस मासूम पर गुस्सा उतार लिया। माँ से कोई जवाब न बन पड़ा और वो मुझे चुपचाप गोद में लेकर बैठ गई। कुछ दिनों बाद मेरी चोट तो ठीक हो गई थी, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। आग को देखकर ही मैं हवास बाख्ता सी हो जाती, मेरे पेट में जलन शुरू हो जाती, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते। यही हाल अब्बा को भी देखकर हो जाता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मेरे दिल में सवाल उठने लगा था कि अब्बा मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, मुझे देखते ही उसे गुस्सा क्यों आ जाता है। माँ भी मुझे सबसे आखिर में खाना क्यों देती है। और इस किस्म के बहुत से जख्म थे जो सवालों की सूरत में मेरी आंखों में जमे रहते थे। मैं 15 बरस की थी जब माँ ने मेरी बात पक्की कर दी थी, अगले बरस ईद पर इसकी शादी कर देंगे ताकि ये फर्ज भी अदा हो जाए। माँ ने मुझे तो कुछ नहीं बताया था, मगर मैंने उसे अब्बा से बात करते हुए सुन लिया। अब्बा ने कहा, फर्ज क्या, बोझ कह उसे। इसीलिए तो उसके पैदा होने पर मैं इतना नाराज हुआ था। अब उसे जहेज के नाम पर कुछ न कुछ देना पड़ेगा। इसका बंदोबस्त तू कहाँ से करेगी। वो ऐसे पूछ रहा था जैसे वो सब उसकी जिम्मेदारी न हो। शादी मेरे लिए एक नई जिंदगी का ख्वाब था। मैं अब इतनी बच्ची भी नहीं थी कि मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा हो। यूं भी हम जैसे गरीब लोगों में कम उम्र में ही शादी का रिवाज आम है। गरीबी और दुख के बावजूद कुदरत ने मुझे बहुत अच्छा रंग रूप दिया था। मेरा रंग बहुत गोरा नहीं था, मगर सुनहरी रंग पर नाजुक से नैन नक्श ने मुझे देखने के काबिल जरूर बना दिया था। आसपास की लड़कियां मुझे रेखा कहा करती। मैंने खुद भी एक बार रेखा की एक फिल्म देखी थी। मैंने किसी और के सामने तो कुछ नहीं कहा, मगर वो सचमुच मुझे खुद से मिलती जुलती लगती थी। अब्बा के गुस्से या माँ के चीखने चिल्लाने पर मैं हमेशा यही सोचा करती कि शादी के बाद मुझे इन तमाम परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। मेरा एक घर होगा जिसे मैं अपनी मर्जी से सजाऊंगी और जहाँ सब कुछ मेरी खुशी के मुताबिक होगा। जिंदगी के साथी के बारे में सोचते हुए मेरे जिस्म में सनसनी सी फैल जाती थी। माँ और अब्बा की बात सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई थी। कम से कम मेरे मौजूदा हालात में बदलाव की उम्मीद तो नजर आई थी। मेरे लिए तो यही बहुत था। देखते ही देखते 1 साल का अरसा गुजर गया। माँ ने मेरे जहेज के लिए काफी कुछ सामान इकट्ठा कर लिया था। ये सब कुछ हो रहा था, मगर मैंने अब तक अपने होने वाले शौहर की तस्वीर तक नहीं देखी थी। एक बार मेरी होने वाली सास कुछ औरतों के साथ आई थी। वो पक्की काली रंगत की छोटे से कद की औरत थी। उनकी आंखों को देखकर न जाने क्यों कव्वे की याद आती थी। माँ ने मुझे बस चंद लम्हों के लिए उनके सामने बुलवाया था और उन चंद लम्हों में उन्होंने बाकायदा मेरा एक्सरे कर लिया था। जिस दिन मेरी शादी हुई उस रोज पहली बार माँ मुझे गले लगाकर रोई थी। अब्बा ने भी शायद पहली बार मेरे सर पर हाथ रखा था। जिस वक्त मैं टैक्सी में अपने बाप के घर से रुखसत हो रही थी, मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरा दूसरा जन्म शुरू हो रहा हो। जिसके साथ मेरी जिंदगी की डोर बांधी गई थी वो मेरे साथ ही बैठा था, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सर उठाकर उसे देख सकूं। फिर जब मैंने उसे देखा तो मेरी कल्पना को खासा धचका पहुंचा था। वो ना तो लंबे कद का था और न ही सुंदर था। अपनी माँ की तरह काले रंग का था और उसकी आंखें भी कव्वे जैसी थी।
वो मुझे अच्छा तो नहीं लगा था, मगर अब वो मेरा शौहर था और मुझे उसके साथ रहना था। सुहागरात को परवेज ने मुझसे जो पहली बात की थी उसने मेरे सपनों की इमारत को ढा दिया था। मेरा ख्याल था कि वो मेरी तारीफ करेगा, मोहब्बत के दो बोल बोलेगा, मगर उसकी बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि अभी मेरी आजमाइश के दिन पूरे नहीं हुए। उसने कहा, माँ बहुत नाराज है, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तकरीबन खाली हाथ ही रवाना कर दिया। मैं उसके जवाब में क्या कह सकती थी, बस खामोशी से सर झुकाए बैठी रही। वो कह रहा था, सलामी तक में मुझे सिर्फ 250 रुपए दिए, इतने पैसे तो कोई बच्चे को सालगिरह पर भी नहीं देता। क्या तुम्हारा बाप बिल्कुल ही कंगाल है? वो बिगड़े हुए तेवर से पूछ रहा था। बहरहाल पहले एक बात ध्यान में रखो, इस घर में मेरी माँ का हुक्म आखिरी शब्द होता है। माँ को नाराज ना होने देना और ना ही उनकी सेवा में कोई कमी आए, ये तो मैंने पहले ही सोच रखा था। ससुराल में सबका दिल सेवा से ही जीता जा सकता है। काम की तो वैसे भी मुझे आदत ही थी, मगर जिस तरह परवेज मुझे सब कुछ बता रहा था उसका वो अंदाज मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था। दूसरे दिन सुबह सास के रवैये ने मुझे बता दिया था कि जो कुछ परवेज ने रात को कहा था वो तो सिर्फ ट्रेलर था। उन्होंने सीधे मुंह मेरे सलाम का जवाब तक नहीं दिया था। मैं दिल में लरसती खामोशी से नाश्ता करते रही। रिवाज के मुताबिक अम्मा और भाई मुझे घर ले जाने के लिए आए थे। हालांकि आम लड़कियों की तरह मुझे माँ से भी कुछ ज्यादा प्यार तो नहीं मिला था, मगर फिर भी उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़कर बैठक में पहुंच जाऊं, लेकिन खुद ही अकेले वहां जाने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। मेरी सास ने माँ से कहा कि तुमने मुझे बड़ा मायूस किया है। लड़के वाले तो आजकल लिस्ट बनाकर जहेज मांगते हैं। हमने तो तुम्हें अपना समझकर कुछ मांगा ही नहीं था। ये सोचा था कि जमाने का तरीका तुम भी जानती हो, मगर तुमने तो हद ही कर दी। माँ को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, हमने जरूरत की सब चीज तो तुम्हें दी है। वो बात को दबाने की कोशिश करने की बजाय एकदम से बफर गई। हम गरीब लोग हैं, ये तो तुम जानती थी। मेरी सास ने कहा, मगर ये नहीं मालूम था कि तुम इतने गए गुजरे लोग हो। आजकल तो गरीब लोग तक शादी में टीवी फ्रिज तक जहेज में देते रहते हैं। मेरे पास कई रिश्ते थे, मगर बस मेरी ही मत मारी गई थी। मेरी माँ ने कहा, गए गुजरे से तुम्हारा क्या मतलब है? और हमें भी ये नहीं मालूम था कि तुम लोग इतने लालची हो, शादी की बजाय कारोबार करना चाहते हो। हमें भी ये मालूम होता तो हम तुम्हें घर में भी घुसने नहीं देते। माँ गुस्से में आ गई थी और ऐसे में तो अब्बा भी उससे उलझने की कोशिश नहीं करता था। दूसरी तरफ मेरी सास भी भरी बैठी थी। यूं दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई थी। वो तो शुक्र है कि परवेज वलीमे के खाने का इंतजाम करने गए हुए थे, वरना न जाने बात कहाँ तक पहुँच जाती। मैं कभी माँ को समझाती तो कभी सास के आगे हाथ जोड़ती, मगर दोनों में से कोई भी खामोश होने को तैयार न था। कुछ देर बाद माँ गुस्से में खड़ी हुई और घर से निकल गई। जाते जाते उसने कहा कि मैं समझूंगी कि मेरी बेटी मर गई है। मैं बहुत डर गई थी। इस सारे हंगामे का मुझे न जाने क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये सोच सोचकर मेरा दिल कांप रहा था। काश माँ आज ही कुछ बर्दाश्त कर लेती, कम से कम ये तो सोच लेती कि मुझे अब यहीं रहना है। ये लोग कैसे भी हैं, मगर अब मेरा भविष्य इनसे ही जुड़ा था। शादी के दूसरे दिन जिंदगी की कड़वी शक्ल मेरे सामने आ गई थी। वलीमे की दावत में हमारे घर से कोई नहीं आया था और ये बात से मेरी सास बहुत गुस्से में थी। शादी के 4 दिन बाद सब मेहमान चले गए थे। उस दिन नाश्ते पर मेरी सास ने सख्ती से कहा था कि नाश्ते के बाद सादिया का हाथ बटा देना। इतने लोग आए हुए थे, मेरी बच्ची अकेले सब काम कर रही थी। आज से दोपहर के खाने की रोटियां भी तुम पकाओगी। पड़ोस की एक औरत ने कहा, अरे जाने दो, क्या 4 दिन की दुल्हन से रोटी पकवाओगी? मेरी सास ने कहा, तो क्या आरती उतारूं इसकी? हमारी नाक कटवा दी है इन लोगों ने। ये तो हमें मालूम था कि रद्दी पेपर वाले हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि बिल्कुल ही कंगले हैं। ऐसे ही लड़की उठाकर हमारे सामने रख देंगे। आजकल तो भिख मंगे भी इससे ज्यादा देते हैं। और दामाद को 250 रुपए देते हुए उन्हें शर्म नहीं आई? और बातें ऐसी जैसे डिश और टीवी तक दे डाला हो। चलो कुछ ना सही 1000-2000 तो हाथ पर रख ही सकते थे। अरे बस हमारे ही नसीब खराब थे जो इन कबाड़ियों के घर चले गए। नफीसा तो अच्छे जहेज के साथ लड़के को मोटरसाइकिल तक दिलवाने की बात कर रही थी। अगर उस लड़की से शादी हो जाती तो आज मेरा घर भर जाता। मेरे जेठ ने कहा, बस माँ छोड़ो इन बातों को, अब क्या हो सकता है? अरे वाह, क्यों नहीं हो सकता? अगर उन्होंने कुछ ना किया तो मैं अपने परवेज की दूसरी शादी कर दूंगी। मैंने कहा, नहीं अम्मा ऐसा ना कहो, मैं आपकी हर सेवा करूंगी, मुझ पर ये जुल्म ना कीजिए। मैं उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। मेरी सास ने चिल्ला कर कहा, हम तो जालिम हैं, जुल्म करते हैं। ये लो, आते ही इल्जाम भी लगा दिया। मैंने जल्दी से कहा, नहीं अम्मा, मेरा मतलब ये नहीं था। क्या मतलब है?
तुम्हारा मैं समझती हूँ, बहुत चालाक है ये लड़की, मगर ये न समझना कि यहाँ तुम्हारी चालाकियाँ चलेंगी। फिर उन्होंने परवेज को आवाज देकर बुला लिया। मैं डर के मारे काँप रही थी, आंसू मेरे गालों को भिगो रहे थे। परवेज के आते ही मेरी सास ने कहा, तुम्हारी बीवी ने आते ही तुम्हारी माँ को जालिम कहा है। अभी तो शुरुआत है, देखना आगे क्या क्या होता है। देखने में जितनी सीधी लगती है इतनी सीधी नहीं है ये। परवेज ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा और धक्का देकर अपनी माँ के पैरों के पास गिरा दिया। चल पाँव पकड़कर माफी मांग मेरी माँ से। मैं जमीन पर गिरी हुई थी। मैंने अपने हाथ सास के पैरों पर दिए और उससे माफी मांगी और रोती हुई वहां से उठकर अंदर बने छोटे से किचन में चली गई। शादी के दूसरे दिन से ही मेरे लिए जिंदगी जहन्नम बनकर रह गई थी। मेरे दिन रात उसके गिर्द घूम रहे थे। घर में कुल 5 लोग थे, जिनमें मेरी सास और मेरे पति के अलावा उनके एक बड़े भाई और छोटा भाई भी था। मेरी तीनों नंदें शादीशुदा थी। सबसे बड़ी ननद तो खैर हैदराबाद में रहती थी, जबकि बाकी दोनों यहीं पर रहते थे। वो अक्सर आती जाती रहती थी। हैदराबाद वाली नंद भी महीने में 1-2 चक्कर जरूर लगा लिया करती थी, और वो भी 3 दिन से तो कम नहीं रहती थी। परवेज एक फैक्ट्री में काम करते थे और सुबह 6 बजे घर से चले जाया करते थे। मेरी सुबह 5 बजे हो जाया करती थी। उठकर परवेज की तैयारी और नाश्ते के बाद मैं बाकी लोगों के लिए नाश्ता बनाती थी। उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी, बर्तन, कपड़े और दूसरे काम मुझे उलझाए रखते। अगर दोपहर में कुछ लम्हों की फुर्सत मिल जाती तो सास के पैर दुखने लगते और मेरी दोपहर सास के पैर दबाने में गुजरती। सोते सोते मुझे रात के 12 बज जाते थे। मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी, मगर सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे परवेज के रवैये से होती थी। उन्होंने मुझसे एक बार भी उस लहजे में बात नहीं की थी जो दिलों में फूल खिला दिया करता है। वो मुझसे बस जरूरत के मुताबिक बात किया करते थे। पहले दिन जो उनका हाथ मुझ पर उठा था, तो उसके बाद से उन्होंने उसे आदत बना लिया था। किसी भी मामूली बात पर वो मुझ पर हाथ उठाया करते और इस बात का ख्याल भी नहीं करते कि सामने कौन है। मेरी शादी को 6 महीने हुए थे कि मेरी तबीयत खराब रहने लगी। शुरू शुरू में तो मैं इसे थकान समझती थी, मगर जब हर वक्त मुझे उल्टी आने लगी और चक्कर आने लगे तो मैंने मेरी सास को बताया। मेरी सास ने कहा, एक तुम ही कम नहीं थी कि अब खर्चा बढ़ाने की फिक्र कर रही हो। महंगाई तो तुम देख रही हो, अभी परवेज की शादी का कर्जा सर पर है, ये नया खर्चा कहाँ से होगा। फिर हमें अभी बच्चे की ऐसी जल्दी भी नहीं है। यहाँ एक नर्स है मेरी जानने वाली, कल मैं तुझे उसके पास ले जाऊंगी, वो सब ठीक कर देगी। मैंने मेरी सास से बहुत मिन्नत की कि मेरे बच्चे को ज़ाय मत करो, मगर उसने मेरी एक न सुनी। मैं जानती थी कि परवेज अम्मा के सामने कुछ नहीं बोलते, मगर वो इस तरह अपने बच्चे के कत्ल पर राजी हो जाएंगे ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने तो सोचा था कि मैं उनसे बात करके उन्हें मना लूंगी, मगर उन्होंने कमरे में आते ही मुझे अगले रोज माँ के साथ जाने का हुक्म दिया था। मैंने उन्हें भी बहुत समझाया, मगर वो नहीं माने और कहा कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, फिर ये मेरा बच्चा है, मेरी मर्जी है। मैंने उनके पैर पकड़ लिए, खुदा के लिए मुझ पर ये मेहरबानी कर दो। परवेज ने कहा, बकवास मत करो, जो माँ ने कहा है वही होगा। फिर वैसा ही हुआ था। मेरा बच्चा गिरा दिया गया था, उसे मेरी कोख में ही कत्ल कर दिया गया। मेरे आंसू, मेरी तकलीफ, मेरी ममता सब रायगा गए थे। ये एक ऐसा गम था जो मेरे दिल पर गहरी खराश डाल गया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं कभी मां नहीं बनूंगी, मगर होने वाली बात होकर रहती है। उस कयामत के कुछ महीने बाद मैं एक बार फिर उम्मीद से हो गई थी। इस बार मैंने काफी दिनों तक किसी को इस बात की खबर नहीं होने दी। ये तो मैं समझ ही गई थी कि माँ और परवेज बच्चा नहीं चाहते, इसलिए उनसे ये उम्मीद रखना कि इस खबर से खुश होंगे बेकार ही था। बहरहाल मैं जितनी भी कोशिश करती इस खबर को एक खास मुद्दत तक ही छुपा सकती थी। मुझे मालूम था कि मेरी सास ये जानकर कयामत बर्पा कर देगी, और ऐसा ही हुआ था। उन्हें मालूम पड़ गया और उन्होंने फिर मुझे उनकी जानने वाली नर्स के पास ले जाना चाहा कि बच्चे को गिरा दिया जाए, और मैं तैयार भी हो गई थी। मुझे मालूम था कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। मैंने तो परवेज के हाथों मार खाने के लिए भी जहनी तौर पर खुद को तैयार कर लिया था, मगर जाने कैसे खुदा ने मेरी नंद सादिया बाजी के दिल में रहम डाल दिया था। उन दिनों वो हैदराबाद से अपने 3 बच्चों के साथ हुई थी। उन्होंने मेरी सास को समझाकर इस काम से रोक दिया। जिस दिन मेरे बच्चे ने जन्म लिया, शायद वो मेरी पूरी जिंदगी में पहला खुशी का दिन था। उसके नन्हे मुन्ने जिस्म को गोद में लेकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया हो। दुनिया से मेरे सारे शिकवे दूर हो गए थे। दिल हल्का फुल्का हो गया था। मेरा ख्याल था कि शायद मेरे बच्चे को भी अपने बाप और दादी वगैरह की तरफ से वही बर्ताव मिलेगा जो मेरी तकदीर बना था। मगर हैरत की बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ था। सब लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया था।
परवेज उसके साथ खेल रहे होते तो एक बदले इंसान लगते थे, मगर मेरे साथ उन सब का रवैया पहले जैसा था, उसमें जरा बराबर फर्क नहीं आया था। मेरा बेटा 1.5 साल का हो गया था। एक रात परवेज ने मुझे मेरे बिना कहे मोहब्बत के साथ मेरी माँ के घर जाने की इजाजत दे दी। मैं बहुत खुश हो गई थी। ऐसा नहीं था कि माँ के घर जाना मेरे लिए कोई बड़ी खुशखबरी हो। वहाँ मेरे लिए कौन मरा जा रहा था। शादी के दूसरे दिन वाले झगड़े के बाद मेरे घर से किसी ने भी आकर ये नहीं देखा था कि मैं जिंदा भी हूँ या चल बसी। सिर्फ एक बार जमीला खाला से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया था कि माँ मुझे याद करती है। अब्बा और भाइयों से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दूसरे दिन मैं माँ के घर गई थी। मेरा बेटा मेरे साथ था। 3 बरस बाद मुझे एकदम देखकर माँ हैरान रह गई और मुझे लिपटा कर रो पड़ी थी। अब्बा और भाइयों में से कोई भी घर पर नहीं था। मैंने उनका इंतजार नहीं किया। दोपहर में ही दोबारा आने का कहकर वापस आ गई थी। मैं वापस ससुराल पहुंची तो मेरी सास ने मेरा स्वागत किया और मुझसे बहुत अच्छी तरह बात की थी, और परवेज ने भी मुझसे अच्छे से बात की। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। परवेज और मेरी सास एकदम क्यों बदल गए हैं। उन्होंने मेरे घर वालों का जिक्र भी बड़ी मोहब्बत से किया था और उनका हाल चाल पूछा था। मैं लाख जाहिल सही, मगर हालात ने मुझे खासा समझदार बना दिया था। मैं ये जानती थी कि अचानक सिर्फ फिल्मों ही में इंसान बदलता है। हकीकी जिंदगी में इस तरह के चमत्कार कम ही होते हैं। सच बात ये थी कि इस बदलाव से मुझे खुशी से ज्यादा फिक्र हो रही थी। ये सब कुछ मुझे तूफान से पहले वाली खामोशी सा लग रहा था। फिर बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। उस रोज नाश्ते पर मेरी सास ने अचानक परवेज से पूछा, तुमने बिल्किस को भी अपनी नौकरी के बारे में कुछ बताया या नहीं। फिर मेरी सास ने खुद ही मुझे बताया, परवेज को दुबई में नौकरी मिल रही है। पूरे 17,000 तनख्वाह है और रहना खाना सब फ्री है। भला इतना अच्छा मौका कहीं बार बार मिलता है। इससे फायदा ना उठाया तो समझो सारी उम्र यूं ही रुलते रुलते गुजर जाएगी। परवेज ने कहा, ये सब तो ठीक है माँ, मगर पैसे कहाँ से आएंगे। मेरी सास ने कहा, कुछ का बंदोबस्त तुम कर लो, कुछ का बिल्किस कर लेगी। मैंने कहा, मगर मैं कहाँ से करूंगी। मेरी सास ने कहा, तुम्हारे माँ बाप ने पहले तुम्हारा हक नहीं दिया था, मगर अब तुम्हें जरूरत है। तुम उनसे रकम मांग सकती हो। आखिर उनके दामाद की नौकरी का सवाल है। मुझे यकीन है वो कहीं न कहीं से बंदोबस्त कर ही लेंगे। मैंने पूछा, कितने रुपयों की जरूरत है। परवेज ने कहा, जरूरत तो 1 लाख की है, मगर मैं 20,000 का बंदोबस्त कर चुका हूँ। अब सिर्फ 80,000 रुपए चाहिए। मेरी सास ने परवेज से कहा, तू आज ही इसे अपनी माँ के घर पहुंचा दे ताकि ये रुपए ला सके। परवेज और मेरी सास के कहने पर मैं मायके तो चली गई, मगर मैं जानती थी ये सब बेकार है। अब्बा के पास तो पहली बात इतना रुपया था ही नहीं, और अगर होता भी तो वो मुझे इतनी बड़ी रकम कभी नहीं देता। माँ मुझे एक हफ्ते में दूसरी बार देखकर हैरान हो गई थी। छुट्टी के दिन की वजह से भाई और अब्बा भी घर पर थे। उन्होंने रस्मी तौर पर मुझसे बात की। कुछ देर बाद मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने कहा, अच्छा तो ये बात है। मैं तो इस बात पर हैरान थी कि तुझे माँ की कैसे याद आ गई, तू इस वजह से चक्कर काट रही है। मैंने कहा, माँ मुझे तो खुद ये बात आज सुबह मालूम हुई है। उन्होंने मुझे यहाँ जरूर पैसा लेने के लिए भेजा है, मगर इस वजह से नहीं आई। मैं तो अपनी माँ को अपने जख्म दिखाने आई हूँ, उससे ये पूछने आई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। माँ ने कहा, उन खबीस लोगों को क्या ये नहीं मालूम कि तू एक गरीब आदमी की बेटी है। वो इतनी रकम कहाँ से लाएगा, लालची लोग हैं। मैंने कहा, तू एक बार अब्बा से बात करके देख ले। फिर माँ ने अब्बा से बात की, लेकिन वही हुआ जो मैंने सोचा था। अब्बा ने इनकार कर दिया और कहा, मेरे पास खजाना गड़ा है जो उसे निकाल कर दे दूं। हालात इतने तंग है, ऊपर से ये मुसीबत 80,000 कहाँ से लाऊं। उससे कह दे तेरी शादी कर दी है, अब तू अपने घर में रहे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं नाकाम वापस अपने घर पहुंची तो सब मेरा इंतजार कर रहे थे। परवेज ने बेताबी से पूछा, क्या कहा तुम्हारे माँ बाप ने। मैंने कहा, अब्बा ने मना कर दिया, उनके पास इतनी रकम नहीं है। मेरी सास बोली, मुझे तो पहले ही मालूम था इन भिखमंगों के पास क्या होगा। अगर कुछ करने वाले होते तो आज हमारे घर में सब कुछ होता। ये मनहूस तो सिर्फ खाने के लिए और हमारा दिल जलाने के लिए इस घर में आई है। अरे जलील लोग हैं। मेरी सास ने कहा, अब मैं तेरी दूसरी शादी जरूर करूंगी। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरी सास ने कहा, तू मेरे सामने बकवास मत कर, वरना आज कुछ हो जाएगा। जिस दिन से हमारे घर में आई है हमारा सुकून गारत होकर रह गया है। कितना अच्छा मौका था जो तेरे जलील माँ बाप की वजह से जाय हो रहा है। मैंने कहा, मगर माँ उनके पास पैसा नहीं है और ये उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है। सास ने कहा, तू उनकी जिम्मेदारी है, चल निकल हमारे घर से, हमारा खाती है और गुण दूसरों के गाती है।
परवेज मुझे धक्का देते हुए बोले, अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, चलती फिरती नजर आ इधर से। उन लोगों ने इस बात का भी ख्याल नहीं किया था कि मुन्ना मेरी गोद में था। मैं चंद लम्हे के बाद ही उस दरवाजे के बाहर खड़ी थी जो कभी मेरा घर नहीं था मगर जिसे मैं अपना घर समझती आई थी। यूं देखा जाए तो मेरे पास अपना कोई घर नहीं था। पहले मैं जिस घर में रहती थी वो मेरे माँ बाप का था और ये घर परवेज का था। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ी रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। माँ के घर में तो मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, फिर कहाँ जाऊँ ये सवाल मेरे जहन को डस रहा था। अगर मैं अकेली होती तो शायद मेरे लिए फैसला करना बहुत आसान होता। ऐसी सूरत में सीधी किसी ट्रक के नीचे आ जाती या किसी पुल से कूद जाती, मगर बच्चे के लिए मुझे जीना था। मैं यही सब सोचती सड़क के किनारे चली जा रही थी। मैं तो उस वक्त चौंकी जब जोरदार आवाज के साथ एक गाड़ी मुझसे सिर्फ चंद इंच के फासले पर रुकी। उस गाड़ी से एक खुश शक्ल औरत ने सर निकालकर मुझे बाकायदा डांटा, क्या तुम पागल हो जो बीच सड़क पर बच्चा लिए घूम रही हो या इसे अपने घर का बाग समझ रखा है। मैंने रोते हुए बेसाख्ता कहा, मेरा तो कोई घर ही नहीं है, बाग कहाँ से होगा। उसने गाड़ी से उतरकर मुझसे पूछा, मुझे बताओ क्या मसला है तुम्हारे साथ। बेगम साहबा आप मेरी मदद नहीं कर सकती, तुम बताओ तो सही, बल्कि ऐसा करो गाड़ी में आ जाओ, मैं तुम्हारी बात सुन लूंगी और फिर जहां तुम कहोगी छोड़ दूंगी। मैंने उनकी गाड़ी में बैठकर उनको सारी कहानी सुना दी। वो मेरी बात सुनकर सख्त गुस्से में आ गई थी। लानत है उन पर, किस कदर घटिया हरकत की है तुम्हारी सास और शौहर ने। ये लोग औरत को क्या समझते हैं। फिक्र मत करो, उनके दिमाग ठीक कर दूंगी। मैंने कहा, मैं उनका क्या कर सकती हूँ, तुम में क्या कमी है, तुमने ही उन्हें जुल्म करने की हिम्मत दी है, तभी तो वो ये सब कर रहे हैं। जब जी चाहा शादी कर ली, जब जी चाहा बाहर निकाल दिया। ऐसा सुलूक तो लोग जानवरों के साथ भी नहीं करते। चलो मैं उनसे निपटती हूँ। मैंने कहा, नहीं आप वहाँ मत जाइए। उसने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, अखबार में काम करती हूँ, पुलिस और वकीलों से बहुत अच्छी सलाम दुआ है, मिजाज ठीक कर दूंगी उनके। और फिर अगर तुमसे कोई बदसलूकी करेंगे तो मुझे बता देना, तुम्हारे मियाँ को उसके रिश्तेदारों के साथ बंद करवा दूंगी। अगर तुम डरोगी तो वो तुम्हें डराएंगे। रास्ते में उन्होंने बताया कि उनका नाम शमा है और वो अखबार में काम करती है। अपना फोन नंबर वगैरह उन्होंने मुझे गाड़ी में याद करवा दिया। कुछ देर बाद हम वहीं पहुंचे जहां से मुझे धक्के मार कर निकाला गया था। दरवाजा परवेज ने खोला था। मुझे देखते हुए उसने कहा, तू फिर आ गई, मैंने कहा था ना कि अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। शमा बाजी अचानक सामने आ गई और उसको कहा, मेरा नाम शमा है और मैं रिपोर्टर और तुम्हारी बीवी की दोस्त हूँ। ये बताओ तुम्हें पैसा नहीं मिलने पर इसका कसूर है कि तुम इसे घर से निकाल दो। परवेज उनको देखकर नरम पड़ गया और हमें अंदर बुला लिया। शमा बाजी ने उन लोगों को बहुत फटकार लगाई और जेल भिजवाने की धमकी दी। हकीकत ये है कि जालिम हमेशा बुज़दिल होता है, शायद इसलिए परवेज और मेरी सास उनके सामने कुछ नहीं बोल पाए थे। बल्कि परवेज ने उनसे और मुझसे बाकायदा माफी भी मांग ली थी। मगर मुझे डर लग रहा था कि उनके जाने के बाद जाने क्या होगा। शमा बाजी के जाने के बाद मेरी सास तो सोने चली गई थी, जबकि परवेज को कोई काम याद आ गया था। किसी ने भी मुझसे इस मामले में कोई बात नहीं की। उनकी खामोशी से मेरा हौसला और भी बढ़ गया था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी खामोशी ने ही उन सब की हिम्मत बढ़ा दी थी। इस बात के तकरीबन एक हफ्ते बाद मैं किचन में खाना पका रही थी। मेरा बच्चा कमरे में सो रहा था। परवेज झिल्लाए हुए घर में दाखिल हुए और सीधा अपनी माँ के पास सेहन में चले गए। फिर परवेज मुझे मुसलसल गालियां देने लगे। चंद लम्हे तो मैंने बर्दाश्त किया, फिर मैं सेहन में निकल आई और जोर से पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है। 5 साल जिंदगी में मैंने पहली बार मेरी सास और परवेज के सामने चिल्लाने की जुर्रत की थी। वो दोनों हैरान रह गए। परवेज ने दहाड़ते हुए कहा, मेरे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। इतनी अच्छी मुलाजमत हाथ से निकल गई। मेरी सास ने कहा, बेटा सब्र कर ले, अगर इसकी जगह दूसरी औरत होती तो उसके जहेज का जेवर बेचकर तेरी मुलाजमत का इंतजाम हो जाता, मगर अपने ऐसे नसीब कहा है। मैंने कहा, आखिर आप हर वक्त मुझे क्यों जताती रहती है कि मैं दहेज नहीं लाई। जो कुछ मेरे माँ बाप के पास था उन्होंने मुझे दिया। मैंने आप लोगों को कभी परेशान नहीं किया, सेवा में कोई कमी नहीं की, यहाँ तक कि मैंने मार भी चुपचाप से खा ली। फिर भी आप लोग मुझसे खुश क्यों नहीं। मैंने रोते रोते पूछा, अगर आपकी बेटियों से ऐसा सुलूक होता तो क्या बर्दाश्त कर लेती। मेरी मजबूरी को कोसती है मनहूस, तेरी इतनी हिम्मत। मेरी सास ये कहकर मुझ पे झपटी। मैंने उनसे बचने के लिए पीछे हटना चाहा तो वो मेरे हाथों से टकराकर गिर पड़ी। परवेज भी खड़े हो गए।
तूने अम्मा को धक्का दिया। वो मेरी तरफ लपके मैं उनसे बचने के लिए किचन की तरफ भागी थी। परवेज भी मेरे पीछे पीछे वहां पहुंच गए। मैं तुझसे तंग आ गया हूँ, जिंदगी हराम कर दी है तूने, आज मैं ये झंझट ही खत्म कर दूंगा, जान से मार डालूंगा तुझे। उनके लहजे में कोई ऐसी बात थी कि मैं जी जान से लरस गई। परवेज की नजर जलते हुए तेल के चूल्हे पर थी। मैं किचन की दीवार से लगी हुई थी, जबकि दरवाजा परवेज के पीछे था। मेरे सामने फरार का कोई रास्ता नहीं था। मेरे देखते ही देखते परवेज ने मिट्टी के तेल का जलता हुआ चूल्हा उठा लिया। मैं उनका इरादा भांप कर गिड़गिड़ाई, मगर उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने अचानक वो चूल्हा मुझ पर उछाल दिया। मुझे बस यूं लगा जैसे आग का कोई गोला मुझ पर आ गिरा हो। मेरे लिबास और फिर मेरे बदन ने लम्हों में आग पकड़ ली थी। मैं तड़प रही थी, मगर वो जालिम इत्मीनान से किचन से बाहर निकल गया था। तकलीफ की शिद्दत ने मुझे सेहन में भागने पर मजबूर कर दिया था। मैं सरापा अंगारा बनी हुई थी और उसी वक्त सादिया बाजी घर में दाखिल हुई थी। उनके साथ मेरी चीखें सुनकर मोहल्ले वाले भी घर में घुस आए थे। उसके बाद किसने मुझ पर गीली बोरी डाली, किसने मुझे उठाया और कौन मुझे अस्पताल लेकर गया, मुझे तो कुछ याद नहीं। मेरा पूरा वजूद शोला बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे आग के समंदर में धक्का दे दिया हो। एक आवाज ने मुझे चौंका दिया तो मैं अपने अतीत से वापस आ गई। ये गोलियां खा लो। मेरे सामने एक कम उम्र नर्स खड़ी हुई थी। मैंने बहुत मुश्किल से कहा, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो हो ही रहा होगा, इतनी ज्यादा जल गई हो। वैसे तुम अपने रिश्तेदारों को बुला लो। मैंने उसकी बात सुनकर मुस्कुराने की कोशिश की। मैं उसे क्या बताती कि मेरा ऐसा कोई अपना है ही नहीं जो मेरे लिए इतना करे। मैंने नर्स को शमा बाजी का नंबर लिखवा दिया और उन्हें खबर करने को कहा। शमा बाजी फौरन ही आ पहुंची। तुम्हारी ससुराल वालों ने किया है न ये सब, वो खामोशी से मुझे देखने के बाद बोली। मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा। मुझ पर बेहोशी तारी हो रही थी, फिर जाने वो कब चली गई। उसके बाद मुझे याद नहीं कितना वक्त गुजरा। मैं अस्पताल में ही थी। शमा बाजी मुझसे मिलने आती रहती थी। जब मैं थोड़ी ठीक हो गई तो मुझे वार्ड में भेज दिया गया। उस शाम मुलाकात के वक्त मेरी सास मिलने आई। फिर मेरी सास ने कहा, शायद तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। सच तो ये है कि मैं भी तुमसे मिलना नहीं चाहती थी। मैंने कहा, फिर यहाँ क्यों आई हो? उसने कहा, तुमने जो कुछ तुमने किया है वो ठीक नहीं है। तुम क्या समझती हो कि हम कुछ नहीं कर सकते? तुम अगर हमारे बेटे को तड़पा सकती हो तो क्या हमारे पास तुम्हारा बेटा नहीं है? परवेज 4 दिन से लॉकअप में है। वो इस पर तुम्हें जलाने का केस बना रहे हैं। मैंने सुना है कि वो उसे मारपीट भी रहे हैं। वो है ना तुम्हारी शमा बाजी, उसी ने करवाया है सब। तुम ये बयान दे सकती हो कि परवेज ने तुम्हें नहीं जलाया, चूल्हा खुद ही उलट गया था। अगर परवेज को कुछ हो गया तो सारी उम्र रोते रहोगी। मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम परवेज के खिलाफ बयान मत दो। मैं तुम्हारे बेटे को सारी उम्र के लिए तुम्हें दिलवा दूंगी, वरना दूसरी सूरत में तुम उसे सारी उम्र ढूंढती रहोगी। अगर मैं उसे नहीं मार सकी तो भिखारी के हाथ बेच दूंगी। वो खुद हाथ पैर तोड़कर उसे अपने घरों में शामिल कर लेंगे। उनके लहजे की सफाकी पर मैं दहल कर रह गई। मैंने जल्दी से कहा, ठीक है, आप मेरे बेटे को ले आए, मैं वही बयान दूंगी जो आप कहेंगी। दूसरे दिन शाम में इंस्पेक्टर मेरा बयान लेने आया था और मैंने उसे वही बयान दिया जो मेरी सास ने कहा था। मेरी आंख लगी थी कि शमा बाजी ने मुझे उठाया। वो गुस्से में थी और उसने कहा, ये क्या किया तुमने? क्यों बचा लिया उसे? मेरी सारी मेहनत जाय कर दी तुमने। ये भी नहीं सोचा कि झूठ बोलकर तुम मुझे कितना शर्मिंदा करवा रही हो। शायद मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारे लिए इतना दर्द महसूस किया। मैंने कहा, नहीं, आप तो मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं आपको शर्मिंदा करवाने का सोच भी नहीं सकती। मेरा बेटा उसके पास था। परवेज की माँ ने कहा था कि अगर मैं बयान दिया तो वो मेरे बेटे को फकीरों के हाथ बेच देगी। मैं और मुश्किल पैदा नहीं करना चाहती थी। जो कुछ मेरे साथ हो चुका है वो ठीक नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। परवेज का मामला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है। आप भी मुझे माफ कर दीजिए। एक माँ अपनी औलाद की सलामती के आगे और कुछ नहीं सोच सकती। शमा बाजी मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली, अच्छा अब रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, जहाँ आपके मुझ पर इतने एहसान है वही एक नौकरी भी दिलवा दीजिए ताकि मैं अपने बेटे को पाल सकूं। मुझे घर का तमाम काम आता है। शमा बाजी ने अपना ये वादा भी पूरा कर दिखाया था। परवेज की मां से मेरे बच्चे को उन्होंने उसी दिन ले लिया था। साथ ही परवेज से बच्चे की दस्तबरदारी का कागज भी लिखवा लिया था। और 2 महीने बाद जब मैं अस्पताल से बाहर आई तो वो मुझे अपने साथ ले गई। यूं तो मैं ठीक हो गई थी, मगर मेरा बायां बाजू तकरीबन नाकारा हो गया था। उसके बावजूद मुझे मुलाजमत मिल गई। शमा बाजी ने मुझे हाउसकीपर की हैसियत से अपने पास रख लिया है।
मैं बरसों से उनके साथ हूँ। मेरा बेटा अब स्कूल जाता है। वो अभी सिर्फ 8 बरस का है, मगर मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी वो मेरा सहारा बन जाएगा। परवेज ने दूसरी शादी कर ली है, मगर अब मैं उसके बारे में नहीं सोचती। यहाँ तक कि मैं तो तलाक लेने के लिए भी उससे नहीं मिलना चाहती। मेरी जिंदगी का मकसद तो मैं और मेरा बच्चा है। मैं उस पर उन महरूमियों का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती जो मेरा मुकद्दर बनी है। मैंने उसे उसके बाप के बारे में ये बताया है कि वो मर चुका है। बाकी रही मैं, तो मैं दूर नजर आने वाली खुशियों के पीछे चल रही हूँ। मुड़कर देखती हूँ तो अपने पीछे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। मेरा आज मुश्किल सही, मगर मुझे यकीन है कि मेरा आने वाला कल मेरा होगा और मैं बिल आखिर वो घर बना ही लूंगी जहाँ मेरे बच्चे की गृहस्थी आबाद होगी। मगर मैं अपनी सास की तरह किसी की खुशी को तबाह नहीं करूंगी। ये मेरा खुद अपने आप से वादा है। आप लोग भी दुआ कीजिए कि जल्द ही वो दिन आ जाए जब ये वादा हर माँ के दिल की आवाज बन जाए। जब ऐसा हो जाएगा तब कोई औरत ना तो शोला बनेगी और ना ही कोई जिंदगी अंगारा।